पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब तक हम इसमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप देख चुके हैं। वो इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन कौन से थे? वो थे कि हमने सबसे पहले क्या हुआ कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। एक पर्सन है जिसने क्राइम किया है, तो सबसे पहले क्राइम करने के बाद में क्या होगा? एफआईआर लॉन्च होगी। एफआईआर के लिए होने के बाद में पुलिस उस एफआईआर के बेस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। और चूंकि मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर ही करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जांच, इंक्वायरी यानी कि वो कौन करता है? वो करता है मजिस्ट्रेट। हमने इन तीनों में अंतर कर लिया है अपने पिछले वीडियोस में। मजिस्ट्रेट ने जांच भी कर ली, इन्वेस्टिगेशन हो गया, जांच हो गई। जांच होने के बाद में हमने लास्ट जो चैप्टर किया था 17, जो कि चार्ज से रिलेट है, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से चार्जेस को फ्रेम किया जाता है, यानी कि आरोपों की जो अंतर वस्तु है वो कौन कौन सी होगी, आरोपों में क्या क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से उनको ज्वाइन किया जाएगा और कौन कौन से मिस ज्वाइंडर होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने चार्जेस को पूरी तरीके से कर लिया था। तो अब तक हमने इसका ये पार्ट कर चुके हैं। अब हम इससे आगे यानी कि जब किसी पर आरोप तो लग चुके हैं, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो स्टेप होता है कि चार्ज लगने के बाद में अब ट्रायल कैसे होगी। यही प्रोसीजर लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें बड़े ही ध्यान से देखना भी है और थोड़ा इंजॉय करके भी पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ट्रायल सीआरपीसी में 4 टाइप की हमें दी गई है। तो सबसे पहले कौन सी ट्रायल पढ़ने वाले हैं हम? सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल के बाद में हमने वारंट ट्रायल भी देखनी है, समन ट्रायल है और लास्ट में समरी ट्रायल है। तो ये जो 4 प्रकार की ट्रायल है वो सभी की सभी हम सीआरपीसी में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सीआरपीसी की में कि जो सेशन ट्रायल है वो कैसे चलेगी। तो आज हमारा चैप्टर है ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट के सामने किस प्रकार ट्रायल यानी कि जो विचारण है वो चलने वाला है। और ये सेक्शन 225 से लेके 237 के बीच में दिया गया है। तो आरोप लग चुके हैं क्रिमिनल पर, जिसे हमने क्रिमिनल बनाया है, एक्यूज्ड बनाया है, उस पे आरोप फ्रेम हो चुके हैं। अब वो मामला कहां आएगा? सेशन कोर्ट के सामने आएगा। सेशन कोर्ट में ये मामला कौन पेश करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही पेश करेगा। क्योंकि ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूं, हम यहाँ पे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं यानी कि क्रिमिनल मैटर्स पढ़ेंगे, और क्राइम हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है और स्टेट की तरफ से जो भी वाद लड़ा जाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही लड़ा जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 225 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो मामले को सेशन कोर्ट के सामने रखेगा। यहाँ मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है जिसे हम बहुत जल्दी इसको समझ पाएंगे। तो सेक्शन 225 बताता है कि जो ये आरोप एक्यूज्ड पर लगाए गए हैं उन आरोपों को
और उस मामले को सबसे पहले लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्ट के सामने रखेगा। इसके बाद में सेक्शन 226 वो क्या कहेगा कि जो भी डिस्क्राइब है चार्जेस है उनको उसके बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आप पर ये आरोप लगाए गए हैं, एक्यूज्ड को जिसको बनाया गया है आप पे ये आरोप लगाए गए हैं। यहाँ मैंने सेक्शन 209 भी लिखा है, 209। ये क्यों लिखा है? क्योंकि वहां से ही मामला यहाँ पर आएगा। सेक्शन 209 के बाद में ही ये प्रोसेसिंग यहाँ पर जो ट्रायल है वो शुरू होगी, सेशन कोर्ट के सामने मामला लाया जाएगा। उस पे सब आरोप लग चुके हैं। लगने के बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसको सेशन कोर्ट के सामने पेश किया। सेशन कोर्ट में पेश करने के बाद में उसने जो भी चार्जेज एक्यूज जिसको बनाया है उस पे जो लगाए गए हैं उसके बारे में डिफाइन करेगा, उसके बारे में उसको बताएगा कि आप पर फला चार्जेज लगाए गए हैं। चार्जेस भी लग गए। अब नेक्स्ट 2 to 7 ये क्या कहता है? डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचन। डिस्चार्ज किस लिए करेंगे? चार्ज लगे, न्यायालय देख रहा है अरे भाई इन चार्जेस में तो दम नहीं है, इसके खिलाफ तो एक्चुअल में कोई चार्जेस बनता ही नहीं है। जब कोई चार्जेस ही नहीं बन रहा तो उसे एक्यूज किस बेस पे बनाएंगे और किस बेस पे आगे ट्रायल चलेगी? तो कोई भी चार्जेस का जब लग नहीं रहा है कि ये चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ये चार्जेस बन ही नहीं रहे हैं, तो कोर्ट यहाँ पहले स्टेप पर ही उसे क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। और किस बेस पे करेगा? नो सफिशिएंट ग्राउंड। नो सफिशिएंट ग्राउंड, यहाँ सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं उसको आरोपी बनाने के लिए। जो लोक अभियोजक ने यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो चार्जेस लगाए हैं वो सफिशिएंट नहीं है आरोपी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 227 के अंदर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक कड़ी यहाँ खत्म होती है। अब इससे आगे चलते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था। अब अगर सफिशिएंट ग्राउंड है यानी कि चार्जेज आए हैं सफिशिएंट ग्राउंड, तो क्या होगा? 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज। अब क्या होगा? चार्जेस की फ्रेमिंग होना शुरू हो जाएगी। यहां चार्जेस की फ्रेमिंग होगी। इसी सेक्शन में यह भी बताया गया है कि अगर सेशन कोर्ट को ये लगता है कि मामला ऐसा है कि वो निचली कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, यानी कि सीजेआई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सुनने जानने योग्य है, तो सेशन कोर्ट उस मामले को उनको ट्रांसफर कर देगा कि आप ही इस मामले को सुनिए, आप इस मामले को सुनने के लिए एलिजिबल है या आपके ये क्षेत्राधिकार के अंदर, आपके टेरिटरी के अंदर ये मामला आता है। तो सेशन कोर्ट उस मामले को सीजेआई या फर्स्ट क्लास को ट्रांसफर कर देगा। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो सेशन कोर्ट के अंदर प्रोसेसिंग चलनी शुरू हो जाएगी, तो सेशन कोर्ट में ही उसका मामला सुना जाएगा। तो सेक्शन 228 में क्या हो चुका है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो हैं लगे हैं, आरोप जो लगे हैं उनकी फ्रेमिंग हो जाएगी। सेक्शन 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब ये क्या चीज है कि फ्रेमिंग चार्जेस हो गए, अब उसको बताया गया है भाई तुम पे ये आरोप है, तुम्हें ये आरोप है, तुम्हें पूरा आरोप उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि आप पे ये आरोप लगाए हैं, उनको समझाया जाएगा। एक्यूज्ड को जो आरोप उस पे लगाए गए हैं उसको पढ़कर समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज जो होती है वो लीगल लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर उसको समझाया भी जाएगा कि आप पे ये आरोप
लगाए गए हैं। जब उस पर ये सारे आरोप लग चुके हैं, समझा चुके हैं कि आप ये आरोप लगाए हैं, अब उससे क्या पूछा जाएगा? अब उससे ये पूछा जाएगा कि भैया आप अपनी गलती मानते हैं, यानी कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं क्या? अगर वो कहता है हाँ तो ठीक है, यही जहां उसने हाँ कहा, स्व विवेक से हाँ कहा, स्वेच्छा से हाँ कहा है, तो वहीं उसको अपराधी मान लिया जाएगा। ये है फ्रेमिंग आरोप के जस्ट बाद जब उससे पूछा जाता है, कि उससे पूछा जाता है कि आपने गिल्टी की है। अगर वो हाँ कहता है, स्वेच्छा से हाँ कहता है, स्व विवेक के अनुसार हाँ कहता है, तो यहाँ उसे दोषित मान लिया जाएगा। यहाँ पर दूसरी बार उसे एक स्टेप है वो पूरा हुआ, जैसे एक स्टेप यहाँ पूरा हुआ ना, वैसा ही एक स्टेप यहाँ पूरा हुआ है। पर वही है, अगर ऐसा ना हो तो, अगर उसने गिल्टी नहीं मानी है, वो कहता भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जितने भी मेरे पास चार्ज लगाए गए हैं सब के सब गलत हैं, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। सेक्शन 230, इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूज टू प्लीड, अगर एक्यूज्ड रिफ्यूज कर देता है, क्या करने से? कि मैं स्वीकार करने से मना कर देता है कि मैंने अपराध किया है। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो अब क्या होगा? एक तारीख दे दी जाएगी कि अब जो अभियोजन पक्ष है वो अपने एविडेंस लाए, क्योंकि ये तो नहीं मान रहा है कि उसने अपराध किया है, तो अब इसे साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस कोर्ट में लाएगा, और वो किस दिन लाएगा इसकी डेट कोर्ट मेंशन करेगी। नेक्स्ट इससे आगे अब आते हैं 231, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 230 में क्या दे दिया गया है? डेट दी गई है कि आप इस दिन अपने एविडेंस ले आइए, और उसके बाद में सेक्शन 231 में प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस पेश करने लगता है, और वो पेश करके ये साबित करने की कोशिश करेगा कि एक्यूज ने ही एक्चुअल में क्राइम किया है और वो गिल्टी पर्सन है। अभी ये प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि एविडेंस पेश करने के लिए एक डेट दे दी गई सेक्शन 230 में, और सेक्शन 231 में हमें क्या कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस पेश कर दिए। सेक्शन 230 और 231 एविडेंस पेश करने की एक में तारीख है, और नेक्स्ट में अभियोजन पक्ष ने अपने एविडेंस उसमें पेश कर दिए हैं। अब जब एविडेंस सारे आ चुके हैं, तो एविडेंस आने के बाद में क्या हुआ है कि न्यायालय को, सेशन कोर्ट को देखने से ये लगता है कि नहीं, मामला ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि पूरे सफिशिएंट एविडेंस नहीं आए हैं जो कि एक्यूज्ड को सजा दिलवा सके। तो यहां पर क्या होगा इसके बाद की प्रोसेसिंग में? सेक्शन 232 में उसको एक्विटल यानी कि दोष मुक्त कर दिया जाएगा। जब प्रॉपर एविडेंस नहीं होते हैं तो वहां पर सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि क्रिमिनल मामला है तो यहाँ पर हर मामला बियॉन्ड डाउट ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो उसका फायदा अपराधी पक्ष है, यानी कि जो अपराधी है जिसने क्राइम किया है उसको ही मिलेगा। वहां पर अभियोजन पक्ष को उसका फायदा नहीं मिलेगा अगर थोड़ी सी
की कमी रह जाती है, क्योंकि क्या माना जाता है कि 100 अपराधी भी छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाते हैं जो कि उसको अपराधी बनाए, तो वहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 232 में उसको एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति दे दी गई है। अब मान लीजिए सेक्शन जो उससे नेक्स्ट आ गया, एक स्टेप जैसे यहां पर भी फिनिश हो गया है। एक आदमी 3 बार कंप्लीट मामला हो चुका है। सबसे पहले हमने उन्मोचन देखा, उन्मोचन मिल गया सेक्शन 227 में। उसके बाद में क्या हुआ, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसने वहीं सजा मिल गई, वहीं पे मामला स्टॉप हो सकता था। फिर ऐसा नहीं हुआ है, अब क्या हुआ, एविडेंस आए। एविडेंस आने के बाद में लगा, न्यायालय को ऐसा लगा है कि यहाँ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं आए हैं जो कि उसको अपराधी घोषित करे। तो यहाँ पर सेक्शन 232 में उसे फिर से एक बार छूट मिल गई, क्या कि उसे दोष मुक्ति ही दे दी गई है। उन्मोचन और दोष मुक्ति दोनों में ही व्यक्ति छूट रहा है, पर याद रखना दोनों में फर्क है। यहाँ पर यानी कि दोष मुक्ति में गवाह आने के बाद में, यानी कि एविडेंस आ चुके हैं, साक्ष्य आ चुके हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, साक्ष्य आने के बाद में लगता है कि नहीं, मामला नहीं बनता है, तब छोड़ा गया है और वहां पर मामला बना ही नहीं, डिस्चार्ज में मामला शुरू में ही बना ही नहीं है, तो उसे शुरू में ही उसको छोड़ दिया गया है। तो यहां दोष मुक्ति हो गई। अब सेक्शन 233 के अंदर क्या दिया गया है, इफ एक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड, अगर एक्यूज्ड को नहीं छोड़ा गया है, यानी कि उसकी दोष मुक्ति नहीं हुई है, साक्ष्य ऐसे हैं कि मामला चलना चाहिए, उसको अपराधी बना रहे हैं, अभियोजन पक्ष से जो, प्रोसिक्यूशन से जो भी एविडेंस आए हैं वो एक्यूज्ड को अपराधी घोषित कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसे दोष मुक्ति तो नहीं होगी। और अब क्या होगा, जब आपके अभियोजन पक्ष से, जब प्रोसिक्यूशन पक्ष से जब एविडेंस आए हैं, तो अब अगला स्टेप है सामने वाले यानी कि एक्यूज्ड पर्सन को भी तो ये हक है कि वो भी अपने एविडेंस लाए अपने बचाव में। तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, अपॉन डिफेंस की, यानी कि बचाव पक्ष अब अपनी यहाँ एंट्री करेगा। और अब वो क्या करेगा, अब वो अपने आप को बचाने के लिए न्यायालय के सामने एविडेंस लाएगा। प्रोसिक्यूशन ला चुका है और अब कौन लाएगा, अब डिफेंस पर्सन भी अपने एविडेंस लेके आएगा। जब दोनों पक्षों की तरफ से एविडेंस आ चुके हैं, दोनों पक्ष अपने एविडेंस ला चुके हैं, तो अब होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट यानी कि अब होती है अंतिम बहस। यहाँ पर दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने आर्ग्यूमेंट और पक्ष रखे जाते हैं। पक्ष रखने के बाद में क्या होगा, जज ने सब सुन लिया, सुनने के बाद में अब आया है सेक्शन 235 में जजमेंट। दोनों पक्षों को सुन लिया है और जज साहब ने अपना फैसला कर दिया है और फैसला उन्होंने सुनाया है। तो क्या फैसला सुनाएंगे, या तो दोष मुक्ति का या फिर दोष सिद्धि का, या तो एक्विटेड हो जाएगा या फिर क्या होता है, कन्विक्शन मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज तो होगी होगी, या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा अपना जजमेंट सुना दिया गया। जजमेंट सुनाने के बाद में अब देखिए सेक्शन 236 आपका क्या कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन वो क्या चीज है। मान लीजिए एक्यूज पर चोरी का आरोप है, जजमेंट आया है कि आप चोर हैं, तो यहाँ पर
एक्यूज कह रहा है नहीं मैंने चोरी नहीं की भाई, मैंने नहीं की। तो यहाँ पर जब फाइनल बहस होती है तो वहां ये बताया जाएगा कि नहीं, ये आज ही नहीं, पहले भी ये चोरी के लिए जेल जा चुके हैं, ये भाई साहब पहले भी चोरी के लिए जेल जा चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी जो सजा है उसमें कमी ना की जाए, और ये पहले से ही अपराधी है, अगर ऐसा कोई अपराधी होता है तो वहां पर उसका जो पहले की दोष सिद्धि है वो भी बता दी जाएगी, और उसको आधार रखकर ही सजा दी जाती है कि पहले से ही ये अपराधी है या ये इसका पहली बार किया गया कोई अपराध है। अगर पहले से ही अपराधी है तो मान के चलिए वो हैबिचुअल हो चुका है उन चीजों के लिए। तो ये आ चुके हैं हमारे सेशन कोर्ट के सामने जो ट्रायल होती है उसके पूरी की पूरी प्रोसेसिंग। जब हम इसको एक सीरीज से इजी गोइंग पढ़ेंगे तो बहुत इजीली ये समझ में भी आ जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है और इसके बाद में क्या हो सकता है। तो वो सभी तीनों चारों स्टेप है वो आराम से क्लेरिफाई हो जाएंगे। और इसी तरीके के कुछ स्टेप हम जो आगे 3 प्रोसेसिंग है उसमें भी देखेंगे। कहीं कुछ कमी हो जाएगी, कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दिया जाएगा, पर प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट इसी टाइप से ही चलेगी। अब यहाँ पर जब एक्यूज्ड, ये हमने देख लिया, इसको हम देखेंगे अभी। यहाँ पर एक्यूज्ड जब दोष मुक्त नहीं होता और अपने एविडेंस लाने के लिए मांग करता है, और कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे बचाने के लिए ये एविडेंस लाना जरूरी है, तो वहाँ न्यायालय ये देखेगा कि कहीं ये मामले को जबरदस्ती तंग करने वाला, बढ़ाने वाला या विलंब करने वाला तो नहीं बना रहा है। अगर ऐसा करेगा तो वहां पर एक्यूज्ड को उस एविडेंस को लाने के लिए या इस तरीके से मामले को विलंब करने के लिए, तंग करने का बनाने के लिए वो परमिशन नहीं देगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो न्यायालय उसे एविडेंस लाने के लिए परमिट कर देगा। ये हो चुका। अब हम आते हैं सेक्शन 237 237। ये जो सेक्शन है इसकी प्रोसेसिंग हम आगे पढ़ेंगे, पर ये सेक्शन यानी कि 237 बता क्या रहा है आपको, सेक्शन 199(2) के बारे में। यानी कि 199(2) के जो मामले हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। ये 199 जो 2 है ये यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो मामले होते हैं, मानहानि के जो मामले होते हैं 199(2) के अंदर जो दिए गए हैं, डेफामेशन के जो मामले हैं, वो डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्ट में ला सकता है, सेशन कोर्ट में डायरेक्ट ला सकता है। और हम ट्रायल पढ़ रहे हैं सेशन कोर्ट की, तो उसके अंदर ये इंक्लूड किया गया है। पर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो वारंट मामलों पर जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित नहीं होती है। वारंट मामलों की तरह चलेगी, पर पुलिस रिपोर्ट पे जो संस्थित नहीं है उन वारंट मामलों के तहत इसकी प्रोसेसिंग चलेगी। तो यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग में क्या कहा गया है, अगर चाहे तो इसकी प्रोसेसिंग, दोनों पक्ष चाहें तो इसकी प्रोसेसिंग किस में होगी, बंद कमरे में भी की जा सकती है। अगर अभियोजन पक्ष कोई गलत मामला डाल देता है, यानी कि किसी को ऐसा बता देता है कि इसने मेरी मानहानि की है जबकि ऐसा नहीं हुआ है, जबरदस्ती उस पर आरोप लगाता है, तो वहां पर उसके खिलाफ उसको प्रतिकर भी देना पड़ेगा। और उस प्रतिकर की रकम कितनी रखी गई है, 1000 रुपीज, 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा और उसको दिलवाया जाएगा। पर यहाँ प्रतिकर कौन देने के लिए लाइबल नहीं है, आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये केंद्र शासित जो अधिकारी हैं उनको प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं है। पर एक कॉमन आदमी जैसे मैं जाकर किसी के खिलाफ कह दूं कि भाई इसने मेरी मानहानि की है, ये वो, और मामला सेशन कोर्ट में चला गया, वहां प्रोसेसिंग हुई, कैसी हुई, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वारंट मामलों की तरह इसकी प्रोसेसिंग होती है। बंद कमरे में अगर चाहे तो इसकी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। जब
प्रोसेसिंग करवाई, पता चला कि मैंने तो जबरदस्ती उस पर इल्जाम लगा दिए। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे 1000 रुपीज प्रतिकर के रूप में देने पड़ेंगे। किंतु क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान हूं, कोई भी मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट, गवर्नर इस तरीके से नहीं हूं, तो ये मुझे देने होंगे, परंतु इन शासित व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। तो ये है हमारा सेक्शन 199(2) की जो प्रोसेसिंग है वो इस तरीके से चलेगी। मैंने बताया क्योंकि ये लोक अभियोजक होता है, इस मामले को डायरेक्ट सेशन कोर्ट में ला सकता है, इसलिए ये यहाँ सेक्शन 237 में ऐड किया गया है। तो आज का हमारा सेशन ट्रायल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब कंटिन्यू इनके जो ट्रायल हैं, जो मैंने आपको बताया 4 ट्रायल्स दी गई है, उन चारों ट्रायल्स को कंटिन्यू कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।